काम करके आए हो कि सिर्फ शादी खा के आया है? किसकी शादी थी? घर में थी? तो मिठाई लानी चाहिए थी तुझे। ले आएंगे। बड़ा ही कंजूस हो यार। सर को मिठाई बहुत पसंद है। कर लो मेरी बुराइयां। लड़की हो। मौलवी हो और हलवा ना खाता हो। अच्छा बच्चों, चलो आ जाओ, सीरियस हो, पढ़ें, काम करें अपना। ये मुझे बताएं कि आपने कोई क्वेश्चन जो किया हो और उसमें मसाइल हो। तो सबसे पहले लड़कियों और लड़कों, क्वेश्चन 6 में मसला था। 6 में सेल रेवेन्यू का मसला था। और बेटा, क्वेश्चन 6 में बस दो दो पॉइंट बताऊंगा। अच्छा हाँ ठीक है। 6 में और नहीं कुछ बताना, बस 2 पॉइंट मैंने बताने हैं। 8 क्वेश्चन में जी बेटा, ये कैश बजट का था, किसका था? ये प्रॉफिट एंड लॉस का था। ये होमवर्क दिया था। इसमें क्या मसला था? लेबर वाले में। इसका लेबर और 10वें का वो तो सेम थे। आंसर सेम नहीं है। अच्छा, तो चलो, क्वेश्चन 8 में लेबर और वेरिएबल एफओच भी आप कह रहे हैं। अच्छा जी ठीक है। बस 2 पॉइंट बताने मैंने हर क्वेश्चन के। जी अभी देखते हैं, आ जाएंगे उसके अंदर ही जो मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 6 में। चलो देखते हैं। जी क्वेश्चन 6 पर आते हैं। पढ़ाना चलो पढ़ाना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 6। अच्छा जी बेटा, आप पूछ रही हैं प्रोडक्शन यूनिट 4 लाख होंगे तो वाकई ही 4 लाख होंगे। 360 नहीं, सेल यूनिट से डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में जो भी चीजें ये दी हुई हैं ये यूनिट सोल्ड के लिए दी हुई हैं। आपको सवाल नहीं पढ़ना आता फिर इसका मतलब है, या पढ़ना आया। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जितनी कॉस्ट होती है, अगर इन्वेंट्री ना शो की हो तो वो यूनिट सोल्ड से जरा दी होती है डायरेक्ट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर यूनिट सोल्ड। हाँ, अगर ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट एडलेस की हो ना, फिर वो यूनिट प्रोड्यूस के लिए दी होती है, मटेरियल लेबर। नहीं समझ आई? अच्छा जी, इसमें रेवेन्यू का मसला था। रेवेन्यू का मसला था। पिछले साल का रेवेन्यू था 2800 मिलियन और सारी की सारी क्रेडिट सेल थी। 3,60,000 यूनिट बेचे थे। कंपनी कैश सेल इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। टोटल सेल वॉल्यूम 30% बढ़ेगा, लेकिन क्रेडिट का सेल वॉल्यूम कितना कम होगा? 20%। ले जी, पहली तो बात है, मेरी आदत है लास्ट ईयर का लिखे, पहले लास्ट ईयर का सेल कितना था? लास्ट ईयर का सेल 2800 मिलियन। 2019 थी शायद लास्ट ईयर। कैश सेल्स
और दूसरी कौन सी थी? तो टोटल सेल, कैश सेल नहीं थी, क्रेडिट सेल 2800 मिलियन थी और टोटल सेल ये ले। उसने क्या कहा? सेल प्राइस को कम ज्यादा तो नहीं किया? एक मिनट, उसने क्या टोटल सेल वॉल्यूम 30% बढ़ेगा, तो बढ़ा ले जी वॉल्यूम का इफेक्ट, 2800 मिलियन इनटू टोटल वॉल्यूम 30% बढ़ेगा, टोटल वॉल्यूम। तो मैंने इस रेवेन्यू को बढ़ा दिया 30%। आप यूनिट्स को भी बढ़ा सकते हैं। आप किसको बढ़ा सकते हैं? यूनिट्स को। आप चलो दूसरे तरीके से करना चाहते हो, मैं दूसरा वाला पहले करके दिखा दूं, तुसी एवं कीता होना है। तो सबसे पहले पिछले साल के सेल यूनिट्स थे, पिछले साल के सेल यूनिट्स थे 3,60,000। और सेल प्राइस क्या थी पिछले साल की? सेल प्राइस पर यूनिट 2800 मिलियन डिवाइडेड बाय 3,60,000, ये होगी। ये नहीं है? यही है। अच्छा, अगले साल यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। उसने कहा है कि अगले साल टोटल सेल यूनिट्स 30% बढ़ेंगे। और जिसमें क्रेडिट सेल के यूनिट कितने होंगे और कैश सेल के यूनिट कितने होंगे? तो उसने कहा क्रेडिट सेल के यूनिट जो पिछले साल थे, ये पिछले साल क्रेडिट सेल ही थी, उसमें कमी आएगी 20% शायद। तो 20% कम करने का मतलब है 3,60,000 यूनिट्स का 80% कर लो, 288,000 यूनिट्स। बाकी ये फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे यूनिट्स 180 डिवाइड बाय सेल प्राइस। और इधर मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस इनटू 0.95। लो जी, जो आंसर आता है उसको टोटल कर लो। मसला कहाँ पे है सेल में? सेल में किसको मसला था? हाँ भाई, आप क्या कर रहे थे? तो फिर जवाब नहीं आ रहा? नहीं, ये आना चाहिए यार। ये कैश सेल यूनिट की बैलेंसिंग फिगर आनी है। अब सेम आ रहा है? वो तुमने देखा ही नहीं, दोबारा रीचेक कर लेना था थोड़ी देर बाद, चाय शाय पी के, पानी शानी पी के। ठीक है। सेल हो गई सब बच्चों की, जिनका मसला था सेल का। कल कह रहे थे काफी लोग सेल सेल सेल। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसी क्वेश्चन का वो कह रहे थे मटेरियल कंजम्पशन में किसको मसला था, आपको। चलो अभी देख लेते हैं। मटेरियल के लिए क्या कोई पैराग्राफ दिया हुआ है? हाँ, बुलेट नंबर ये दिया हुआ है, ऐसे ही है मटेरियल के लिए। और इन्फ्लेशन भी है मटेरियल पे, बस। जी, हाँ जी। इन्वेंट्री है मटेरियल की? बिल्कुल इन्वेंट्री। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। अच्छा जी, देखें रॉ मटेरियल की कंजम्पशन, लास्ट ईयर में बताइएगा रॉ मटेरियल की कंजम्पशन लास्ट ईयर में कितनी कंजम्पशन थी मटेरियल की? $1120 मिलियन।
वॉल्यूम 30% ज्यादा बना के बेचना है। कितना वॉल्यूम ज्यादा बना के बेचना है? 30%। या चलो आप कहते हो नहीं सर हमने तो ऐसे नहीं करना, पिछले साल की आपकी जो भी यूनिट थे, चलो हम अगले साल की कंजम्पशन निकाल लेते हैं इस तरह। पिछले साल जो यूनिट्स बेचे थे ये उनका मटेरियल दिया हुआ था 0.36 मिलियन यूनिट्स, और अगले साल की प्रोडक्शन यूनिट्स बताए होंगे उसने, अगले साल के प्रोडक्शन यूनिट्स। ये अगले साल का क्या है? ओपनिंग। तो अगले साल के प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे? सेल यूनिट्स प्लस अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 43,200 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक था 40,000। ये कैसे आया 43,200? 8% इंक्रीज के बाद ये प्रोडक्शन यूनिट थे बचे। कितने यूनिट्स थे? अब निकालो प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, ये निकाले थे आपने? ये निकल आए थे? ठीक है, कितने आते हैं? 47। लो जी, तो ठीक है। देखो जी, पुराना मटेरियल डिवाइड बाय पुराने यूनिट्स, लेकिन वो सेल यूनिट्स पर बेस कर रहे हैं, इनटू नए प्रोडक्शन यूनिट 4712, ये 4,71,200 आना चाहिए। ये 4,71,200 है ना? कितना मटेरियल कंजम्पशन आती है? जी जी बेटा बताओ। किससे करना था? नहीं, हमने जब इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। उसने तो शॉर्टकट लगाया है ना ये स्टेटमेंट बनाते हुए, उसने इस पोर्शन में इन्वेंट्रियां छुपा गया है, इसीलिए ये सेल यूनिट्स के लिए। हम तो नहीं ऐसे करते, हम तो पूरी स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, हम इसीलिए पूरे यूनिट प्रोड्यूस के लिए लेंगे, और हम स्टॉक्स भी लिखेंगे। अगर आप वो करना चाहती हैं फिर आपको भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स छोड़ना पड़ेगा। याद रखें, अगर आप इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं लिखना चाहते ना, तो यू आर गोइंग फॉर शॉर्टकट। फिर आप ये कर सकती हैं, मैं तो नहीं करता। मैं तो हमेशा मटेरियल लेबर फॉर यूनिट प्रोड्यूस लेता हूँ। उसने उसने लिया हुआ था फॉर यूनिट सोल्ड, क्यों शॉर्टकट लगाया था उसने एग्जामिनर ने? मेरी बात समझ आई है? नहीं समझ आई? नहीं आई है? देखें, आपको जब मैंने मटेरियल बताया था तो मटेरियल का क्या फॉर्मूला होता है बताएं? मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी केजी लीटर, ये मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है पर यूनिट, इनटू सेल यूनिट करते हैं, तो मैंने प्रोडक्शन यूनिट ही किया इनटू। जी क्या कहते हैं? सेल यूनिट क्यों नहीं किया? क्योंकि मटेरियल एक फैक्ट्री की कॉस्ट, और फैक्ट्री की कॉस्ट डिपेंड ही किस पे करती है? यूनिट प्रोड्यूस। हाँ, ये हमने दो नंबरी लगाई है कि ये सेल यूनिट्स पे क्यों किया है, क्योंकि उसने सेल यूनिट्स के लिए स्टेटमेंट दी, अदरवाइज उसको यूनिट प्रोड्यूस के लिए देनी चाहिए थी। हाँ जी बताओ। अब ये जो मटेरियल कंज्यूम आएगा कितना आता है बताना? 1466। अच्छा जी, ये लेकिन अभी इसमें मैंने प्राइस का इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं लिया, मैंने तो अभी सिर्फ वॉल्यूम का इफेक्ट लिया है। तो नीचे उसने लिखा हुआ था कंपनी फाइफो मेथड यूज करती है। क्या यूज करती है? तो फाइफो मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो कंजम्पशन होगी इसमें से पहले ओपनिंग वाला यूज होगा, फिर करंट परचेज में से यूज होगा। तो ये जो यूज हुआ है ना 1466, इसमें से 70 मिलियन कहां से यूज होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल।
और बाकी कहां से यूज होगा, करंट परचेज। फाइफो की वजह, ये कहां लिखा हुआ है फाइफो, अगर फाइफो ना लिखा होता तो मैंने ये 1466 मिलियन को बढ़ा देना था, इन्फ्लेट। अब पता है क्या होना है, जो ओपनिंग वाला यूज हो रहा है वो 70 मिलियन, वो तो ऐसे ही आएगा। बाकी जो 70 मिलियन में से 1466 माइनस 70 मिलियन, जो बाकी बचेगा उसको इन्फ्लेट कर लो। उसको क्या कर लो बच्चे, ये इन्फ्लेशन है। डिस्काउंट कितना था, इस पे क्यों नहीं लगाया। हाँ याद रखो, फाइफो की वजह से ही मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये पहले कभी ऐसे किया नहीं हमने। अगर फाइफो ना लिखा होता तो मैंने पता क्या करना था, इसी पूरी अमाउंट को इन्फ्लेट कर देता मैं, और डिस्काउंट भी लगा देता जो लगना था। पूरी अमाउंट पे क्यों नहीं लगाया, ड्यू टू फाइफो मटेरियल दो पार्ट्स में कंज्यूम होता है। ओपनिंग वाला कंज्यूम होगा पहले, ओपनिंग मटेरियल वाला, फिर रीसेंट परचेज में से कंज्यूम होगा। तो ये अब आपकी कंजम्पशन आ जाएगी। ये वाला और ये वाला जो जवाब आएगा दोनों को जमा करके, पता नहीं इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, मेरा ख्याल है किया होना चाहिए, इनका पता भी कोई नहीं। 1466, जरा मुझे बताना, ये तो 70 मिलियन ही आएगा, ये कितना आता है आंसर, 1504, तो टोटल 1574 आना चाहिए, 4.8 मिलियन। ये अगर ये लिखा हुआ है तो सही है, पीछे सोल्यूशन में फिर ये मेरा सोल्यूशन होगा। आई कैब ने भी किया होगा। अगर फाइफो ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर फाइफो होता तो मैंने वो जो टोटल नहीं आया था 1466, उसी को इन्फ्लेट कर देना था। अब मैंने 1466 के दो टुकड़े क्यों किए हैं, जितना ओपनिंग में से कंज्यूम होगा वो इन्फ्लेट नहीं होना, लेकिन जितना करंट परचेज में से कंज्यूम हो रहा है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे होगा कंज्यूम। परचेज नहीं ना पता, तो कंज्यूम्ड पोर्शन को इन्फ्लेट करना है आपने। किस पोर्शन को इन्फ्लेट करना है, और कंज्यूम पोर्शन भी ओपनिंग स्टॉक के अलावा वाला। चलो आगे चले, चले जी, हो गया मसला हल आपका ये। और किसी का इस सवाल में कोई मसला, फिर नहीं आऊंगा दोबारा इस पे। आपने किए, तुम नहीं काम शाम करते, कॉपी दिखाओ कहाँ की है। हाँ देखा ना, नहीं किया, तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। और शुडोल आदमी, पढ़ ले तेरी मेहरबानी, लोग फेल हो जाते हैं बाद में, फिर कहते हैं सर आप सही कहते थे। तो उस्ताद तो चीखें मारता ही होता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा खुद भी एहसास करना चाहिए। ये मार्कअप शार्कअप निकाल लिया था, मार्कअप इंटरेस्ट निकाल लिया था कि नहीं। ये किस पे डिपेंड करता था, वो कहता है 100 मिलियन का रनिंग फाइनेंस चाहिए। रनिंग फाइनेंस समझते हैं, ओवरड्राफ्ट को कहते हैं। 100 मिलियन का ओवरड्राफ्ट है, लेकिन आपको हर वक्त 100 मिलियन नहीं चाहिए होता, तो 100 मिलियन का पहले करेंगे 90% जितना चाहिए होता है, क्योंकि हर वक्त 90 मिलियन चाहिए, इंटू 10%, 9 मिलियन का इंटरेस्ट आ जाना है। और ये फिक्स कॉस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट या नीचे लिख दो है, बाकी और कुछ नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर आएगा इसकी डेप्रिसिएशन या पता नहीं कुछ आएगा इसका भी, ये जो सॉफ्टवेयर आएगा एडमिन कॉस्ट में, या अमोर्टाइजेशन भी कह दो, ठीक है हाँ, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में, इसमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो मसला था, लेबर का मसला था। तो जो 9 हमने किया था उसमें नहीं मसला था ये, उसमें ये पॉइंट ही नहीं था। नहीं, सेम पॉइंट था। अच्छा, तरीकाकार फिगर्स भी सेम है। अच्छा, 9 में क्या किया हुआ मैंने, कौन सा सही है आपके ख्याल से, 9 वाला वैसे ही है, तो 8 को भी वैसे ही करें फिर।
सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, कोई मसला नहीं। पता नहीं, मैंने तो 9 में करवाया नहीं था शायद, लेबर करवाया था, मुझे अब याद ही नहीं है, साफ सी बात है मैंने कैसे कराया। एक मिनट मैं खुद देख लूं मैंने वहां पे सोल्यूशन में क्या किया हुआ है 9 में। नहीं ये तो हमने क्लास में किया था ना सवाल 9। जी जी जी, फिर तो होना चाहिए, मेरे जेहन में नहीं है मैंने कैसे कराया था, लेकिन देख लेते हैं, एक मिनट है जो। अभी आप लोगों ने तो लिखा होगा, ये था 9। मेरा ख्याल है मैंने लेबर नहीं कराया उसमें। हाँ नहीं कराया था, बताया था, ये तो नहीं है। अच्छा, लेकिन बता दिया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। बस उसमें लेबर का ही मसला है। देखें, मैंने आपसे कहा था, मुझे लगता है 9 में गलत सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि मैंने 9 में नहीं बताया आपको। जी मुझे लगता है 9 में गलत। मैंने आपसे कहा था जब भी लेबर की शॉर्टेज होती है, जब भी लेबर की शॉर्टेज होती है तो टोटल लेबर आवर सेम रहते हैं, लेबर आवर पर यूनिट कम हो जाते हैं, और उधर से प्रोडक्शन यूनिट्स ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि टोटल लेबर आवर सेम रहते हैं, इसीलिए वेजेस कॉस्ट भी सेम रहती है, सिवाय उसके कि कोई इन्फ्लेशन आ जाए या कोई बोनस शोनस आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मैं दोनों की लेबर कॉस्ट निकाल रहा हूँ, दोनों की लेबर कॉस्ट एक ही तरीके से निकलनी है। किससे निकलनी है? एक ही तरीके से निकलनी है। तो बस फर्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जितनी लेबर आपकी अपनी वाली काम नहीं कर सकती, बाकी लेबर आप हायर कर लेंगे शायद। और क्वेश्चन नंबर 9 में मेरा ख्याल है हायरिंग पॉसिबल, आप प्रोडक्ट खरीद लेंगे शायद, ऐसे ही था, लेकिन हायरिंग तो हो रही है। तो अब देखें, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, उसमें पुरानी लेबर कॉस्ट कितनी है? पुरानी ओल्ड लेबर कॉस्ट थी 657, 367, कितने मिलियन? और पुरानी लेबर के ना वेजेस रेट दिया हुआ है ना लेबर आवर दिया, बस उसने कहा है कि लेबर आवर शॉर्ट थे, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा होगा बैक एंड पर, रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू यूनिट्स। ठीक है, अगले साल क्या होना है नेक्स्ट? हाँ जी, 367 जो ये था, इसकी वजह से ये जो रेट है, उसने कहा था रेट में क्या कोई इन्फ्लेशन है? तो 5% इन्फ्लेशन था, तो ये 1.05 इन्फ्लेशन की वजह से बताओ क्या आता है? इन्फ्लेट करके बताएं क्या आता है? 380, 35। अब ये मैंने इन्फ्लेशन की वजह से रेट तो बढ़ा दिया, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपके लेबर आवर पर यूनिट, लेबर आवर पर यूनिट 15% कम होंगे एफिशिएंसी से,
और 15% यूनिट्स आपके क्या होंगे, ज्यादा, जिस वजह से ये टोटल लेबर आवर विल रिमेन सेम। तो इनका इंपैक्ट तो कैंसल आउट हो जाएगा आपस में। तो ये फिगर यूनिट्स की वजह से या एफिशिएंसी की वजह से नहीं बढ़ेगी। 8वें सवाल में नहीं बढ़ाई हुई, 9वें में बढ़ा दिया, जो गलत है। जब लेबर शॉर्ट हो ना, फिर आप लेबर आवर नहीं बढ़ा सकते। मेरा ख्याल है आई कैप ने 9वें सवाल में बढ़ा दी है, 8वें सवाल में ये नहीं बढ़ाई, जो कि 8वां ठीक है सोल्यूशन। तो इसका मतलब है मैं इन्फ्लेशन की वजह से तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन लेबर आवर पर यूनिट कम करके जो यूनिट बढ़ने थे वो मैं नहीं बढ़ा सकता। अब इसके बाद बाकी इसमें एक्स्ट्रा बोनस कितने % देना था। वो बोनस का मतलब ये नहीं है कि आपने यूनिट ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये जो 385.35 था, इसके ऊपर 20% हमने एक्स्ट्रा पेमेंट वर्कर को, उन्हीं वर्कर को करनी है, अपने पुराने वर्कर्स को। तो ये आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी 7, टोटल कर लें जी 462 ये हमारी लेबर कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर आ गई। अगर कोई नए वर्कर रखने हैं तो वो नए वर्कर की पेमेंट अलहदा होगी। नए वर्कर की पेमेंट क्या, कितने रखने हैं, वो आपको अगले साल कितने यूनिट्स बनाने हैं मुझे नहीं पता। आप टोटल यूनिट्स अगले साल 8वें सवाल में कितने बनाने थे। पिछले साल 4.62 मिलियन थे यूनिट्स, उसमें 15% इजाफा था, जो कि आपके पुराने वर्कर पूरा कर लेंगे 4.62 मिलियन यूनिट्स में। सॉरी, ये यूनिट्स आपके वर्कर बना सकते हैं, लेकिन आपकी डिमांड ज्यादा की है। ये 8 में नहीं है। अच्छा, 8 में क्या था, कितने यूनिट्स थे पिछले साल। पिछले साल 2.72 यूनिट्स थे, और इनमें 15% इंक्रीज हम कर सकते हैं अपने पुराने वर्कर को बोनस दे के जी। 1 2, लेकिन सेल टोटल कितनी करनी है, तो कितने यूनिट्स कम बच रहे हैं, 0.072। इतने मिलियन यूनिट्स जो हैं ये आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन इनको बनाने के लिए जो बंदे चाहिए वो आप मार्केट से क्या करेंगे, 180 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मेरा ख्याल है हायर करेंगे, कि पता नहीं कितने के साथ। ऐसे ही है, ये नए लोगों की लेबर कॉस्ट होगी, ये पुरानों की। ये 8वें का जवाब आएगा। बिल्कुल ऐसे ही 9वें को भी करना है, 9वां भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। तो मैंने वैसे अरेंज फॉर्मेट में नहीं किया, मैंने गंदे तरीके से किया। अगर मैं इसको अरेंज फॉर्मेट से करता तो अरेंज फॉर्मेट से ये ऐसे होता, लेबर कॉस्ट बेसिक पे ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स, बेसिक पे ऑफ, हाँ जी। तो पिछली 367 मिलियन इंटू इन्फ्लेशन, $385 प्लस बोनस ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर, बोनस ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स, तो 7 समथिंग आपने मुझे बताया, 777 में। इन दोनों को जमा किया था तो 462
उसके बाद हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर्स, हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर्स वो 180 रुपए पर यूनिट थी। इनटू यूनिट्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम बना रहा हूँ कि पिछले साल इन्होंने 2 पॉइंट कितने यूनिट बनाए थे, हाँ 2.72 मिलियन ये यूनिट्स बनाए थे। इस दफा 15% एफिशिएंसी बोनस की वजह से 15% यूनिट ये ज्यादा बनेंगे, 15% यूनिट ज्यादा बनेंगे, तो 3128,000 शायद, चेक करना। 15% यूनिट ज्यादा बनाएंगे कौन, पुराने वर्कर्स ही, 15% ऐड करें इसके अंदर। उसके बाद वैसे लेकिन हमें टोटल यूनिट जो चाहिए वो 3400 चाहिए, तो बाकी यूनिट्स के लिए हमें हायरिंग करनी पड़ेगी। बाकी यूनिट्स बनाने के लिए ये इस तरह होना है, बाकी यूनिट्स बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हायरिंग करनी पड़ेगी। तो 3400 माइनस 2,72,000 यूनिट्स के लिए हमें नए बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो वो 2,72,000 इंटू 180, तो 48 पॉइंट, ये लें जी, ये टोटल लेबर कॉस्ट आएगी, ठीक है, जो भी आती है। अब बच्चे पूछते हैं आपने वॉल्यूम की वजह से वेजेस क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि लेबर शॉर्ट होने की वजह से टोटल लेबर आवर्स नहीं बढ़ रहे। ये है जी, ये ये रेफरेंस के लिए बनाया कॉलम, असल कॉलम ये नीड थी। ये किस क्वेश्चन की मैंने की है, 9 भी ऐसे ही होना, 9 का सोल्यूशन गलत है आई कैप का, 9 में बाउंड्री लगाई है उन्होंने सोल्यूशन में। हाँ वो कहते हैं इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, वो रिपीट कर लें। बेटा देखिए मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, अब ये फिक्स नहीं है। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर हमने कितने मिलियन पे की थी, 367 मिलियन की पेमेंट की थी, और यूनिट कितने बनाए थे लास्ट ईयर, 2 यूनिट्स, ठीक है, कितने मिलियन यूनिट्स थे। अब मैं एज्यूम डाटा लिखने लगा हूं, तो फॉर एग्जांपल आपका जो रेट था, दो घंटे पर यूनिट था, और इनटू ये रेट जो था फॉर एग्जांपल 67.46 पर आवर था। इधर चेक करना, 67.46 इंटू 2.72 तकरीबन उतना ही बनता है, चेक करें। तकरीबन, ठीक है, समझाने के लिए। अगले साल अगर इन्फ्लेशन ना हो, फिलहाल मैं एक जो सिखाना चाह रहा हूँ, 15% एफिशिएंसी की वजह से ये टाइम कम हो जाएगा। 2 घंटे पे 15% एफिशिएंसी से ये टाइम कम होके 1.7 लेबर आवर्स हो जाएगा, और यूनिट 15% ज्यादा बने अगर, तो 3128 या 3 पॉइंट। अब आप अगर इनको मल्टीप्लाई करके देख लें जरा, तो दोनों के आवर सेम आ रहे होंगे, 5.44 मिलियन। जी, ये जो थोड़ा बहुत एरर आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है जी, राउंडिंग ऑफ से, ठीक है। तो जब भी 15% एफिशिएंसी कम होती है, मतलब ये टाइम कम होता है, ये टाइम क्या होता है, कम होता है, तो उधर से उतने यूनिट्स क्या बन जाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, ये होता है, ठीक है।
तो तकरीबन वो इसको इनटू, फिर आपने ये अभी तो इसमें इन्फ्लेशन मैंने शामिल नहीं किया, इन्फ्लेशन शामिल कर लें तो वो इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैं असल में इनके बारे में कह रहा हूँ कि इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है जब आपका टाइम पर यूनिट गिरता है और उसके प्रोपोर्शन से यूनिट क्या हो जाते हैं, ज्यादा बनते हैं। तो फिर आपका मतलब फिर हम ये, वैसे ये तरीका ये होता है कि हम इसको निकाल लें, किसी भी तरीके से निकाल लें तो वो बराबर कैंसल आउट हो जाता है। चलें आगे चलते हैं जनाब, ये समझाने के लिए था। इसमें और कोई मसला था? कल हमने आपको कोई क्वेश्चन दिए थे, कौन सा? 14 और जी किया किसी ने? क्वेश्चन 14 में मसाइल टेस्ट डिस्कस कर लो। टैक्स, अच्छा क्वेश्चन 14 में, 15 में। 14 पहले बताओ, 14 जो होमवर्क में दिया था, 15 तो कराना ही था। 14 में बताओ भाई, 14 में जिन्होंने किया है, तुमने किया नहीं? हाँ जी, क्वेश्चन 14 में किसी का कोई मसला? छापा लगा इसका मतलब है। हाँ जी, सेल पे क्यों नहीं लिया? मैंने पूछा, अब आपने आपने तो कहा नहीं ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक उसने कहा है 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल है, लेकिन सोल्यूशन में देखोगे तो सीजीएस का 80% लिया होगा, सेल का नहीं लिया हुआ। ये लिखा हुआ कंपनी मेंटेन्स, सवाल में क्वेश्चन 14 की बात कर रहा हूं। कंपनी मेंटेन्स क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 80% ऑफ फॉलोइंग मंथ सेल, ये लिखा हुआ है पहले बुलेट में ही, लेकिन ये प्रॉब्लम पॉइंट है। तो लेकिन उसने सेल का 80% नहीं लिया होगा, उसने सेल का लेने की बजाय किसका लिया होगा? तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कब कॉस्ट ऑफ सेल का लेना है और कब सेल का लेना है? जी जनाब, ओपनिंग स्टॉक का तो इशू नहीं होना चाहिए बेटा। अगर एक माह का क्लोजिंग आ जाए तो वो अगले माह का क्या बनता है? तो अगर आपको सितंबर का ओपनिंग चाहिए तो वो आप उससे पीछे जुलाई का क्लोजिंग निकाल लें, अगस्त का क्लोजिंग निकाल लें, ठीक है। ओपनिंग तो होता ही नहीं, क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग निकाल लो तो ओपनिंग आ जाता है। हाँ जी, सुन ले जरा गौर से। अगर आपने सेल्स रेवेन्यू का 80% किया, सेल्स रेवेन्यू का क्या किया, तो सेल्स के अंदर कॉस्ट भी होती है और प्रॉफिट एलिमेंट भी होता है। सेल्स के अंदर कॉस्ट भी होती है, और जब आप सेल्स रेवेन्यू का 80% करेंगे ना तो क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस निकल आएगा। क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पे निकल आएगा? हमें तो कॉस्ट प्राइस पे चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक होता ही कॉस्ट पे है भाई, सेल पे कहाँ होता है? नहीं तो फिर आपको फिर एक लंबा तरीका करना पड़ेगा। वो क्या? पहले सेल का 80% करो तो क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस आएगा, फिर उसमें से रेलेवेंट जीपी माइनस करना पड़ेगा जितना क्लोजिंग स्टॉक एट सेल प्राइस आ चुका है। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल दे रहा हूं अब। फॉर एग्जाम्पल 25,000 की कॉस्ट है जमा 5,000 प्रॉफिट है, तो सेल 30,000 है। अगर मैं कॉस्ट का 80% करूं तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 20,000 रुपए, और अगर मैं सेल का 80% करूं 20,000 रुपए। अब ये जो 4,000 रुपया एक्स्ट्रा है ना, ये एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट इंक्लूड हो गया है। जब आप सेल्स रेवेन्यू का 80% ले रहे हैं तो भाई वो तो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड हो जाएगा स्टॉक में। तो कभी भी सेल रेवेन्यू का 80% नहीं ले सकते आप, लिखा भी हो तो नहीं लेना। सेल रेवेन्यू का 80% हम नहीं ले सकते, नहीं तो वो प्रॉफिट एलिमेंट के साथ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा।
ये क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट आ रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर आ रही है ये किस प्राइस पे आ रही है। अब ये जो 4000 का फर्क है ये प्रॉफिट एलिमेंट का फर्क है। बात समझ आई। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है या सेल प्राइस पे होता है। तो भाई आपको फिर सेल की भी कॉस्ट पोर्शन लेना चाहिए ना, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ सेल का लेंगे क्योंकि वो सेल वाली चीजों का कॉस्ट पोर्शन होता है। नई बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर सेल यूनिट्स दिए हो, सुन लें, अगर सेल यूनिट्स दिए हो, क्या दिए हो, और उसने कहा 80% ऑफ सेल, फिर मैं यूनिट्स का 80% ले सकता हूं। लेकिन जब सेल्स रेवेन्यू दिया हो उसका 80% का हो तो आप 80% ऑफ सेल रेवेन्यू नहीं ले सकते, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट भी होता है। तो फिर हमें सेल रेवेन्यू को कॉस्ट ऑफ सेल में पहले कन्वर्ट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल का 80% करना है। तो यहाँ नोट लिख लें, 80% ऑफ द सेल में किसका लेना है आपने। अगर क्वेश्चन में सेल यूनिट्स दिए हो, हाँ जी, अगर क्वेश्चन में क्या दिए हो, सेल यूनिट्स गिवन हो, फिर मसला नहीं है। तो आप सेल यूनिट्स का 80% लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी यूनिट्स में निकल आएगा। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज में नहीं निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी किस में निकल आएगा, ये मसला नहीं है। लेकिन अगर सेल्स रेवेन्यू दिया हो क्वेश्चन में और उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक 80% है, देन फिर आपको क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स रेवेन्यू पे नहीं निकाल सकते, फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, उसका 80% करना है ताकि क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे आए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आई कैप आपको किस लेवल पे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि बच्चा मैथ के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी सीधा कर ले कि अगर आपने सेल यूनिट्स का 80% किया तो जवाब यूनिट्स में आएगा, और अगर आपने रेवेन्यू का 80% किया तो जवाब भी रेवेन्यू फॉर्म में निकलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक तो सेल प्राइस पे आना ही नहीं चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक तो आना किस प्राइस पे चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे चाहिए। अच्छा, अब जरा आप समझ लें सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये पहले ये बताएं और इसमें कोई मसला 14 में किया है, देख के किया, जबानी किया है, कोई मसला जी। ये करेक्शन कराई थी, परचेज प्राइस की जगह रिमेनिंग प्राइस का था। मैंने कहा था 25% एडवांस पेमेंट है 2 मिलियन, 2 मिलियन कितने परसेंट है, तो 100% अमाउंट क्या बनेगी, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। तो मशीन की जो टोटल कॉस्ट होगी वो शायद 8 मिलियन होगी, जिसमें से 2 मिलियन जनवरी में देना है, बाकी जो 6 मिलियन है इसकी 2 किस्तें बनेगी। एक किस्त कब देनी है, फरवरी के मंथ में जब इंस्टॉलेशन हो रही है, मेरा ख्याल है ये पता नहीं कब, नहीं वो कहता है जी एक टेस्ट रन, हाँ, इंस्टॉलेशन के फौरन बाद और एक टेस्ट रन के मुकम्मल होने पे हैं। तो इसका मतलब है 1 फरवरी में इंस्टॉल हो रही है तो 1 फरवरी में पैसे देंगे, हाँ, और 1 अप्रैल में। 3 मिलियन फरवरी में आएगा और 3 मिलियन अप्रैल में आएगा मेरे हिसाब से, मार्च है। ठीक है, सही, आप सही कह रहे हैं। आगे चलें। हाँ जी, सेल्स टैक्स के मुतालिक क्या ट्रीटमेंट होता है, सुन लें जी। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। सेल यूनिट्स जब 80% पर आएंगे तो फिर कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, गलत रूल बता रहे हैं आप, पता नहीं क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं।
मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा था बेटा, आप पता नहीं कौन सा रूल बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं जो भी है जी। सेल्स टैक्स का सुन लें जी। मिसाल के तौर पर एक है मैन्युफैक्चरर, एक है होलसेलर, उसके बाद एक है रिटेलर, और आखिर में कौन है? कंज्यूमर। समझा रहा हूं सेल्स टैक्स। मैन्युफैक्चरर जो है, मिसाल दे रहा हूं, मैन्युफैक्चरर एक चीज है जिसकी जिसके ऊपर वो कॉस्ट लगाता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपए है। कितनी है? और इसके ऊपर वो 3400 का सेल्स टैक्स 17% वो दे चुका हुआ है। कितने परसेंट? 17%। किसको दिया है? जिससे रॉ मटेरियल के सप्लायर से उसने रॉ मटेरियल खरीदा था। ये कॉस्ट है, इसके अंदर उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट फॉर एग्जांपल है 10,000, तो सेल प्राइस बन गई 30,000। ठीक है, सेल प्राइस कितनी बन गई है? ये जो फिगर मैंने लिखी है ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स लिखी है। ये जो मैंने लिखी है ये एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। नहीं समझ आ रही? एक्सक्लूडिंग। तो मैन्युफैक्चरर है, उसने जब कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया तो ये उसकी परचेज कॉस्ट या कॉस्ट है मैन्युफैक्चरर की, और उसने प्रॉफिट ऐड किया तो ये सेल प्राइस आ गई। इसके बाद ये जो सेल प्राइस है अगली पार्टी की, ये क्या है? कॉस्ट है। उसने इसमें प्रॉफिट ऐड किया 5,000 रुपए मिसाल के तौर पर, तो चीजों की सेल प्राइस कितनी होगी? 35,000। इसने जब रिटेलर को दी तो रिटेलर की कॉस्ट कितनी है? 35,000 प्लस उसने 3,000 का प्रॉफिट ऐड किया और को काम शाम भी किया तो 38। और फाइनल कंज्यूमर के लिए जो परचेज कॉस्ट है जिसने यूज करनी है 38,000। इज इट क्लियर? इसमें तो किसी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। ये एक चेन है, सप्लाई चेन। होता ये है कि जो भी बिजनेसमैन है अगर वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है तो जब भी वो कोई चीज परचेज करेगा तो पॉइंट ऑफ परचेज पे सेल्स टैक्स पे करेगा। क्या पे करेगा? पॉइंट ऑफ परचेज पे सेल्स टैक्स पे करेगा, और पॉइंट ऑफ सेल पर अपने कस्टमर से कलेक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ एफबीआर। तो ये काम चलना था अभी तक। बीच में मैंने एफबीआर को इन्वॉल्व, एफबीआर वाले नहीं आए, अब एफबीआर वाले आ गए हैं डंडा पकड़ के। चलो तुसी कारोबार कर दियो ऐसी तैसी ताड़ी। तो आप क्योंकि कारोबार कर रहे हैं तो आ जाए जरा। एफबीआर अब बीच में आ रहा है। इनको एफबीआर कहता है कि आपने 20,000 रुपए की ये जो परचेज किया है, जिससे भी किया उसको 17% पे करें। मैं 17% ज्यूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। 17% करें तो ये 3400 इन्होंने पे करना है। ये कौन पे कर रहा है? किसको पे कर रहा है? अपने सप्लायर को। यानी जब बिल दिया ना सप्लायर को तो 20,000 चीजों की असल कीमत थी, रॉ मटेरियल और ये वो, और 3,400 का टैक्स पे कर दिया उन्होंने। लेकिन असल कॉस्ट उनकी 20,000 ही है। ये 3400 रुपए कॉस्ट नहीं है मैन्युफैक्चरर की, वो इसको अपना एक्सपेंस नहीं मानेगा। अगर मैन्युफैक्चरर से पूछा जाए पैसे कितने दिए, वो कहेगा 23,400। आप उसे पूछेंगे तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, वो कभी भी 23,400 नहीं कहेगा मेरी कॉस्ट है। वो कहेगा मेरी कॉस्ट 20,000 ही है, ये 3,400 तो मुझे वापस मिल जाना है, मुझे ये वापस मिल जाना है जी। आगे चलें। जब ये चीज बेचेगा तो अपने कस्टमर से एफबीआर के कहने पर 17% कलेक्ट करेगा। 17% कलेक्ट करें कितना आता है तो दसो, 30,000 पे 17%, 50,100।
इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर दो काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ परचेज पर 3400 रुपया पे कर रहा है और पॉइंट ऑफ सेल पर 5100 रिकवर कर रहा है। ये जो दरमियान में फर्क आया, ये किस वजह से आया? जो उसने अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया या कोई कॉस्ट ऐड किया, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। क्या कहते हैं? जो भी वैल्यू एडिशन उस मैन्युफैक्चरर ने की है, उस वजह से वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी तो टैक्स बढ़ गया है। अब एफबीआर के पास कितने पैसे जाएंगे थ्योरेटिकली स्पीकिंग? 3400 रुपए जो उसने पे किए थे, जब इसके पास मैन्युफैक्चरर के पास 5100 आएंगे ना, उसमें से वो अपने काट लेगा 3400। ऐसे वैसे अलाउ नहीं करता एफबीआर, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो अपने 3400 रुपए पूरे काट लेगा और बाकी पैसे ऊपर वाले किसको जमा करा दिए जाएंगे? सबमिटेड टू एफबीआर। किसकी ड्यूटी होगी ये जमा कराना? जी, मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से 1700 चला गया है, मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से नहीं, सॉरी, मैन्युफैक्चरर के हाथ से 1700 गया, ठीक है। 3400 रुपया पहले ही एफबीआर के पास पड़ा होगा सप्लायर की तरफ से, समझ आ रही है? तो ये 1700 दे दिया। अगली दफा क्या होगा? ये जो होलसेलर है, इसने 5100 मैन्युफैक्चरर को पे किया था। 5100 कौन सा वाला? जो उसने ये वाला मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने पे किया था। होलसेलर अपने कस्टमर से कितना रिकवर करेगा? 35,000 का 17%, 59। अब ये क्या करेगा? होलसेलर 5950 में से अपना वाला 5100 काट लेगा, 850 एफबीआर को जमा करा देगा। इनको कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा। ये जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, वो अगली पार्टी से, कस्टमर से क्या कर लेते हैं? रिकवर कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा रिकवर कर लेते हैं। जितना एक्स्ट्रा है वो ऊपर वाला इन्होंने एफबीआर में रिटर्न के साथ जमा करवाना है। अब एफबीआर में पता है कितना चला गया हुआ है? 3401 गया है, 3400 जिससे मैन्युफैक्चरर से इसने खरीदा। 1701 गया है, 850 एक गया है। अब अगले में रिटेलर में बताओ क्या होगा? 5950 वो पे करेगा, कॉस्ट नहीं है, पे जरूर करेगा, और कस्टमर से रिकवर करेगा। उतने पॉइंट ऑफ सेल, उतनी चेन, उतनी सप्लाई चेन जितनी लंबी होगी, उतना एफबीआर को फायदा है, जितने हाथों से गुजरेगी। जी दसो कितना होता है? 5। ये एफबीआर की पॉकेट में चला गया, और इनकी पॉकेट में क्या आया? इन्होंने जो अपना 5950 दिया था, वो अपना रिकवर किया है। ना कोई फायदा है इनका, ना कोई, लेकिन एफबीआर की गले पड़ गई है जिम्मेदारी कि कलेक्ट करके जमा कराना है। इजाफी अमाउंट अपने काट लो, बाकी जमा करा दो। कंज्यूमर कितने पे करेगा? कंज्यूमर कितने पे करेगा? लेकिन ये पैसे इसको रिकवर कहीं से, उसकी ये कॉस्ट है, फाइनल कंज्यूमर की ये कॉस्ट है, बाकियों की ये कॉस्ट नहीं थी, टेम्परेरी बिल में ऐड हुआ था। ये मैकेनिज्म है जी सेल्स टैक्स का। तमाम बिजनेसेस के लिए जो परचेज के वक्त उन्होंने पे किया था, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं उसको? इनपुट टैक्स। क्या होता है? टैक्स पेड बाय द बिजनेस एट पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक है, टैक्स पेड बाय बिजनेस एट पॉइंट ऑफ, और ये पे तो वो करेगा लेकिन उसका एक्सपेंस नहीं है, उसको बाद में लेटर ऑन ये रिफंडेबल है, और रिफंडेबल चीज एक्सपेंस नहीं होती। अच्छा, आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स होता है टैक्स कलेक्टेड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स कस्टमर। अपने कस्टमर से कलेक्ट करता है एट पॉइंट ऑफ सेल्स। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं एफबीआर को कितना जमा कराना होता है टैक्स, वो निकालना हो, तो वो कैसे निकाला था मैंने? ये जो 1700, ये जो 850, तो ये हमारे वाले केस में ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है।
आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, आउटपुट ज्यादा होता है, इनपुट कम होता है, तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करने का मतलब है अपने अदा किए हुए पैसे रिकवर कर ले, बाकी पैसे जमा करा दें एफबीआर में। तो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करने के बाद जितने पैसे भी हैं वो जमा करा दें जी। आउटपुट माइनस इनपुट क्या कहते हैं सर? टैक्स हमेशा कंज्यूमर ही बियर करेगा जी, सेल्स टैक्स हमेशा कंज्यूमर के खाते पड़ना है। एफबीआर को मिल रहा है ना टैक्स, लेकिन किस्तों में। ये जो 6960 है ना, ओ 64, ये एफबीआर के पास इकट्ठा नहीं पहुंचा। 510, 850, 4 पार्टीज के हाथ से गुजरा है, सबको जमा करो तो वो बनेगा। समझ आ रही? वहां वो टोटल अपीयर हो रहा है, लेकिन एफबीआर में ये टोटल पैसे नहीं गए, किस्तों में गए हैं। हर पार्टी ने अपना अपना हिस्सा दिया है एफबीआर को, जितने बदमाश बीच में सबने अपना अपना हिस्सा देना है एफबीआर को। नहीं समझ आ रही? तो अगर आउटपुट टैक्स ज्यादा हो और इनपुट टैक्स कम हो तो वो पेबल है, अदरवाइज उल्टा हो तो रिफंड है। ठीक है, अब हमने हमारे लिए तो चलो हमने पुराना टैक्स रिवाइज किया ना, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो भाई ये जो सेल्स टैक्स है इसकी हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है। तो जब भी मैं इनकम या एक्सपेंसेस को काउंट करूंगा, किसको, तो ना तो आउटपुट टैक्स इनकम है, ना इनपुट टैक्स एक्सपेंस है, ना इनकम ना एक्सपेंस। तो जो सेल्स टैक्स है इज नाइदर इनकम नॉर, इनकम एक्सपेंस काउंट नहीं करना। देखिए मैंने पहले इनकम एक्सपेंस मुनाफा कॉस्ट काउंट करते हुए टैक्स इग्नोर किया था, है ही नहीं इनकम एक्सपेंस, ये कभी भी नहीं इनकम एक्सपेंस कहना है इनको। लेकिन जब रिसीट्स पेमेंट्स काउंट करनी है, कैश की क्या काउंट करनी है, रिसीट्स और कैश की पेमेंट्स, तब असूल ये होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो कैलकुलेट की जाती है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स लेते हैं फिगर्स। हाँ जी, वहां पे आपने सेल रेवेन्यू जब लेना है तो इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स लेना है लाजमी, रिसीट निकालने के लिए। इसी तरह जब आपने क्रेडिटर को कैश पेमेंट करनी है, जब भी आपने पेमेंट टू क्रेडिटर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो आपने जो परचेज कॉस्ट काउंट करनी है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। लेकिन असल में सेल्स टैक्स कॉस्ट नहीं होती कंपनी की, मजबूरन। क्या लिख रहा हूं मैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर जब निकालनी है तो सेल रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, और परचेज कॉस्ट और पेमेंट टू क्रेडिटर निकालना हो तो इंक्लूडिंग या इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। नहीं समझ आ रही? तो मैंने जो कैश बजट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखनी है वो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स काउंट करनी है, सेल उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। और इसी तरह जब मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर निकालनी हो तो वो, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं तो सेल्स टैक्स को मैं टोटली क्या करूंगा, क्योंकि मैं रिसीट पेमेंट नहीं, इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनती है, पता है ना सबको, प्रॉफिट एंड लॉस एक्रूअल बेसिस पे बनता है। तो फॉर एक्रूअल बेसिस इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम ओ सॉरी सॉरी सेल्स टैक्स ना इनकम है ना एक्सपेंस है, लेकिन रिसीट पेमेंट में आएगा। जी जनाब, कोई और सवाल? अब आपने इसको मुकम्मल कर लेना है क्वेश्चन 15 को। कौन से क्वेश्चन को? 15 को। जी 16 क्वेश्चन जो है ये तूफान बदतमीजी है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं करता, क्योंकि इसको डिस्कस करने का मतलब होता है 2 घंटे आराम से निकल जाने। इसको समझाना पड़ता है पूरा। ऑनलाइन बिजनेस का आपको पता ही कुछ नहीं, आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं की होनी। अगर किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की है उसको तो फिर भी अवेयरनेस होगी, अदरवाइज ऑनलाइन बिजनेस की अवेयरनेस नहीं होती। तो ये सबसे मुश्किल सवाल है
कैश बजट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस का। तो ये रिवीजन के लिए छोड़ता होता हूँ मैं, लेकिन ये कुछ बच्चे कर लेते होते हैं। टाइम जरूर लग जाता है उनका 1.5-2 घंटे, बड़े आराम से 1.5 घंटा लग जाना है। तो लेकिन तो ये सवाल मैं फिलहाल अभी छोड़ रहा हूँ 16वां, ये मैं डिस्कस क्लास में नहीं करता, हर बच्चे की हिम्मत ही नहीं होती इसको समझने की। तो जब आप ये सवाल पढ़ें, अभी तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप घूम जाएंगे एक दफा कि वो क्या क्या कर रहा है, यानी इसमें इसमें सिचुएशन बहुत ज्यादा है। तो मैंने कौन सा सवाल आप पे छोड़ा है, मतलब छोड़ा क्या है। अब आ जाए जी, हमने कौन सा सवाल करना है अब। हमारे पास अब कौन सा है, बस ये आ जाए, ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल है लेकिन टाइम बहुत कम है। ये मैंने करवाना है ऑटम 18 का, मैं पढ़ रहा हूँ, करेंगे कल, मतलब ये मैं कल करवाऊंगा, अभी फिलहाल पढ़ लें बस, आ जाए। ऑटम 18 का क्वेश्चन, ट्रेडिंग नहीं, कल हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है, लेकिन ये सवाल पढ़ लें क्योंकि हमने आज कोई नया सवाल नहीं किया। तो कुछ बच्चे ये इसको घर से ट्राई करना चाहें तो अपनी चॉइस है, लेकिन मैं कल पहले 10 से 15 मिनट में फटाफट टैली कर दूंगा। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है, डेटा देख लें जरा। ये सवाल भी अच्छा है, मतलब रिवीजन के लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है रिवीजन के लिए। वो जो मैं अभी 16वां बता रहा हूँ वो फजूल सवाल है, वैसे टाइम का ज़िया है। तो बाज़ दफा सवाल ऐसा आ जाता है कि बच्चा भी कहता है और उस्ताद भी कहता है यार किथे फंस गए। जी अभी हमने क्वेश्चन पे आना है 20 पे। ये भी कैश बजट ऑफ ट्रेडिंग का, ये आखिरी है। अब इसके बाद मैंने कैश बजट किसका कराना है, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, न्यूमेरिकल। बाकी फिर सारी कहानियां एक दिन में कहानियां सुना देनी है सारी, वो आनी शायद ही आपको एमसीक्यूज में आ जाए। अदरवाइज वैसे कैश बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ बजटिंग। डाटा क्या देता है, कहता है प्रिपेयर कैश फोरकास्ट, कैश बजट को कैश फोरकास्ट भी कहते हैं, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये नाम लिख लीजिएगा, बजटेड कैश फ्लो, मंथ वाइज कैश फोरकास्ट बनाना है सितंबर 2018 से फरवरी 2019 का। ठीक है, किस महीने का, सितंबर 18 से फरवरी, कितने माह बनते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 माह बनते हैं मंथ वाइज। आ जाए जनाब, क्वेश्चन में कहता है टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड, यहां से पता चला ये ट्रेडिंग बिजनेस है, वॉज इनकॉर्पोरेटेड, बिजनेस नया शुरू हुआ है। नया बिजनेस शुरू हो तो उसके ओपनिंग इन्वेंट्रीज नहीं होती मोस्टली। तो यकम सितंबर को बिजनेस शुरू हुआ है एंड वुड स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 18। ये अपनी ट्रेडिंग यानी सेल जो है ये 2018 के अक्टूबर से सेल करना शुरू करेगा। बिजनेस कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन सेल ये कब से शुरू करेंगे, अक्टूबर से। वो नीचे भी सेल अक्टूबर से ही दी हुई है। As the part of planning and budgeting process, the management has developed the following estimates. G. During the month of September, company would pay 5 million, 2 million and 1.2 million for purchase of property, equipment and motor vehicle respectively. तो ये नॉन करंट एसेट्स की पेमेंट है, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं लेते कैश बजट में, ये नॉन करंट एसेट की पेमेंट है, वुड पे। तो हम कैश बजट बना रहे हैं तो नॉन करंट एसेट की ये पेमेंट सितंबर के महीने में तीनों आ जाएंगी पेमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट जी, प्रोजेक्टेड सेल किसे कहते हैं, बजटेड सेल को किस महीने की दी है, अक्टूबर की सेल है 12 मिलियन और सेल 2.5 मिलियन इंक्रीज करेगी पर मंथ जनवरी तक। तो इसका मतलब है अक्टूबर की सेल है 12 मिलियन, नवंबर की सेल क्या होगी 14.5 मिलियन, दिसंबर की 17 मिलियन, जनवरी तक 19 उसके बाद फरवरी से ऑनवर्ड कहता है सेल्स कितने मिलियन होगी। इसका मतलब है कितनी, अब आगे सेम ही चलती जाएगी। ठीक है, आगे चलो, कहता है अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, कहता है कैश सेल्स टोटल सेल का कितने परसेंट होती है। तो निकालने जरा, अगर मैं निकालूं अक्टूबर की सेल 12 मिलियन है
तो इसका 30% अगर मैं करूं, 3.6 मिलियन कैश सेल है, तो बाकी क्रेडिट सेल 8.4 मिलियन होगी जी। इसी तरह 14.5 मिलियन का 35, बाकी क्रेडिट 15। आगे 5.1 मिलियन 11.9, और आगे 7.5 जी। आगे ये ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट आ जाए, कहता है क्रेडिट कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे विद इन। क्या मतलब है? क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट सेल के पैसे 1 माह के अंदर अंदर, मतलब 1 माह बाद भी कहते हैं इसको, विद इन का मतलब आफ्टर 1 मंथ है। तो अक्टूबर की क्रेडिट सेल के पैसे कब मिलेंगे? नवंबर में। सितंबर नहीं, पीछे नहीं जाना कुड़िए, कैलेंडर जाना चाहिए तानू। नवंबर के पैसे कब मिलेंगे? दिसंबर के एंड सोन जी। पांचवा बुलेट क्या कहता है? 80% ऑफ द क्रेडिट सेल। कौन सी क्रेडिट सेल है मेरे पास ऊपर? 80% ऑफ द क्रेडिट सेल वुड बी जनरेटेड बाय अ सेलमैन, बाय सेलमैन। और उनको कितनी कमीशन मिलनी है हमसे? तो आपने वो कमीशन पे करनी है। इसका मतलब है कि ये जो क्रेडिट सेल है 8.4 मिलियन, इसका पहले लेंगे आप 80%, फिर उसका लेंगे 5%, तो ये कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कैलकुलेटर पढ़ लो बाजियो, नाल नाल हाथ भी चलाई जाओ। हैं ऐसे बैठे होते हैं जैसे पता नहीं मैं तुम चौल खाना से सद्या है। और भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, दिमाग चले आपका, दिमाग सुन हो जाता है। अच्छा, कमीशन कितनी पे करनी है और कब पे करनी है? वो कहता है कमीशन फॉलोइंग मंथ में पे करनी है। अक्टूबर की कमीशन नवंबर में, नवंबर की कमीशन तो क्रेडिट सेल का लेंगे पहले, फिर देन उसका 5%। आगे चलें, नेक्स्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है? ये क्यों दिया हुआ है? हमने कहा था हाँ कि सेल के साथ जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी पहले, फिर परचेज कॉस्ट तक पहुंचना है हमने। किस तक पहुंचना है? तो क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी ये नीचे दी हुई है बुलेट नंबर 7 में। कहता है कंपनी कितनी है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है एंडिंग इन्वेंट्री। कंपनी कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करेगी? 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की सेल का 80%। लेकिन मैंने कहा था मैं तो सेल का नहीं लूंगा, मैं कॉस्ट ऑफ सेल का 80% लूंगा, क्योंकि तो आपने 80% लेना है। और ये 80% वाली पॉलिसी दिसंबर तक चलेगी, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो अगले महीने की सेल का, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का। उसके बाद जनवरी से ऑनवर्ड जो होगी 85% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। इज इट क्लियर? तमाम जो परचेज आप करेंगे, तमाम परचेज वो कैश पे नहीं है, 2 माह के क्रेडिट पर है। जिसका मतलब है कि अगर कोई सितंबर में परचेज हुई है तो उसके पैसे नवंबर में पे होंगे, जो अक्टूबर में परचेज हुई है 2 माह बाद। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कैश सेल्स थी, यहाँ पे क्रेडिट सेल की कलेक्शन थी, यहाँ कमीशन का जिक्र था। ये कमीशन का पैराग्राफ था 5वां। छठा पैराग्राफ जीपी का था। 7वें पैराग्राफ में एंडिंग इन्वेंट्री थी। 8वें पैराग्राफ में क्या कहता है? सैलरीज हैं। कितने मिलियन की सैलरीज हैं? 1.5 मिलियन की 2 सितंबर में, और 2 मिलियन उसके बाद है। अदर एडमिन एक्सपेंस 1 मिलियन पर मंथ है सितंबर से जनवरी तक, और उसके बाद है 1.3। और ये जिस महीने में एक्सपेंस हो रहा है बस छाप देना है, ये तो कॉपी पेस्ट करना है। 2 नंबर होंगे मैक्सिमम या 1 नंबर होगा। अग्रेसिव मार्केटिंग, अग्रेसिव मार्केटिंग होती है जब नई प्रोडक्ट या नया बिजनेस शुरू होता है,
धुआंधार मार्केटिंग को कहते हैं अग्रेसिव। एक होती है रूटीन की जर्नल मार्केटिंग। तो जब नया बिजनेस होता है तो अग्रेसिव भी होती है और रूटीन की भी होती है हर महीने। अग्रेसिव ज्यादा आसानी चलती वैसे। अग्रेसिव मार्केटिंग कब लॉन्च की जाएगी? सितंबर में। और उसका टोटल एक्सपेंस 7 मिलियन है। कितने मिलियन है? लेकिन पेमेंट उसकी कैसे होनी है? 50% पेमेंट सितंबर में करनी है, 50%। तो हमें तो पेमेंट से गर्ज है, तो 3.5 मिलियन बनेगा। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंस, ये जनरल रूटीन की मार्केटिंग है। वो कहता है मार्केटिंग एक्सपेंस जो फ्रॉम अक्टूबर, अक्टूबर से जो मार्केटिंग एक्सपेंस होगा अक्टूबर से, उसमें 65% वेरिएबल होगा और 35% कौन सा वाला होगा? अब ये मैंने आपको एक सवाल करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो वेरिएबल मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंस होता है वो सेल के साथ वेरी करता है। फिक्स वाला हर महीने क्या रहता है? सेम। ये बताया नहीं उसने, ये याद रखना है आपने। कहता है अक्टूबर में टोटल एक्सपेंस 2 मिलियन का है, तो 2 मिलियन का 65% अगर मैं करूं तो 1.3 मिलियन वेरिएबल है और 0.7 मिलियन का क्या है? ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा सेल के साथ। लिखा नहीं, आपको याद रखना है। और ये भी इसी महीने में पे होगा। बाकी बैंक बैलेंस दिया है और मार्कअप है क्लोजिंग बैलेंस पे। मार्कअप किसे कहते हैं? इंटरेस्ट। तो कल आपने कौन सा सवाल करके लाना है? 15 और ये, बस ये भी करना है जितना हो जाए, लेकिन पहले इसको करना है। कल मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराना है, लेकिन ये करके आइएगा। कल चेक होना है काम, छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी नहीं करनी। ऑनलाइन वालों का भी चेक होना है, ऑनलाइन वाले भी बड़े खराब हो गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।